नमस्कार। सुनो कहानी के एपिसोड 27 में आपका स्वागत है। आज जिन प्रधानमंत्री की कहानी लेकर आई हूं मैं, उन्हें अपनी गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा था। जी हाँ, जानते थे आप? नहीं तो सुनिए मेरी कहानी में। 1964 में 9 जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं देश के दूसरे प्रधानमंत्री। और सादगी की ऐसी प्रतिमूर्ति कि अपने जीवन में कोई विशेष बदलाव अपने रहन सहन में नहीं लाते हैं। तो उनके बच्चे जब स्कूल जाया करते हैं तो वो जिस तांगे का प्रयोग पहले कर रहे होते हैं उसी तांगे से वो स्कूल जाते रहते हैं। शुरू में तो बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं कहते, मगर धीरे धीरे उन्हें दिखने लगता है कि जो साधारण मंत्री भी हैं सरकार में या अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे गाड़ियों से उतरते हैं, हम तांगे से उतरते हैं, तो थोड़ा मन में चुभने लगता है कुछ। तो आपस में बात होती है और सुनील जो छोटे लड़के हैं उनके, अनिल से कहते हैं जो उनके बड़े लड़के, कि बाबूजी से कहा जाए ना कि हमें भी तो एक गाड़ी लेके दें, हम प्रधानमंत्री के बच्चे, हम तांगे में स्कूल जाएं। तो अनिल उनको समझाते, नहीं बाबूजी, बिल्कुल साधारण जीवन में उच्च विचार में विश्वास रखते हैं, तो ऐसा नहीं कहते, हम छोड़ दो। मन तो सभी का कर रहा होता है, लेकिन जो बच्चा अपनी बात मुखरता से कह लेता है ना, उसको सभी लोग आगे कर देते हैं। तो सुनील के साथ कुछ ऐसा ही था। एक दिन मौका देख के तो सुनील ने अपने पिताजी यानी बाबूजी से कहा कि बाबूजी, हमें भी तो एक गाड़ी ले दीजिए ना, हम भी तो स्कूल जाएं, हम गाड़ी में जाना चाहते हैं, हम लोग तांगे से ही जाते रहे, हम प्रधानमंत्री के बच्चे हैं। ये बात सुनकर उनको थोड़ा सा विस्मय भी हुआ, हंसी भी आई। बाबूजी ने कहा, अच्छा तुम गाड़ी में जाना चाहते हो? और सुनील ने कहा, हाँ हम लोग भी तो गाड़ी में जाएंगे, बहुत ध्यान रखेंगे, आप चिंता ना करें। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने सचिव को बुलाया और कहा कि भाई बैंक बैलेंस देख के बताओ क्या कर सकते हैं। और सचिव ने सारा हिसाब लगाने के बाद कहा, बाबूजी हमें जो है अगर गाड़ी लेनी है तो लोन तो लेना पड़ेगा। और क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी इतने कट्टर थे कि जो उनकी निजी जीवन में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें सरकारी पैसा बिल्कुल नहीं लेना है। सरकार की तरफ से तो उन्हें एम्बेसडर मिली ही थी जिस पर वो कार्यालय जाते थे। अब निजी प्रयोग के लिए अगर चाहिए तो उन्होंने स्वयं ही लेना है। तो लोन लिया गया और गाड़ी खरीदी गई फिएट। बच्चे खुश, अब वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उतरते और उन्हें लगता कि अब उनकी भी कुछ आन बान है। बच्चे बड़े होने लगे और ये जीवन चलने लगा आराम से। अब इसी से जुड़ी दूसरी घटना सुनिए, ये भी सुनील जी बताते हैं कि ऐसा रहा जब वो थोड़े से बड़े हो गए, गाड़ी चलाना भी सीख लिया उन्होंने। तो जब थोड़ा सा कुछ मिलता है ना तो मन करता है थोड़ा सा कुछ और भी तो मिले। गैराज में 2 गाड़ियां और खड़ी होती थीं, जिनमें से एक थी शेवरले, पाले शेवरले, जो जब कोई विदेश से मेहमान आता या कोई इम्पोर्टेंट लोग आते तो उनके लिए रिसीव करने के लिए उनके लिए वो गाड़ी निकाली जाती थी और उसका एक खास ड्राइवर भी अलग से रखा जाता था। तो एक दिन आपस में बात की सुनील ने अनिल से और अपने भाई बहनों से कि शेवरले में चलते हैं एक दिन। हाँ, तो फिर उन्हें मना किया गया उनके भाई बहनों के द्वारा कि नहीं ऐसा रहने दो, वो सरकारी गाड़ी है, वो हम थोड़े ले सकते हैं। अब थोड़ा उनके मन में आया कि देखा जाए कि हमारा प्रभुत्व है कितना। सचिव को फ़ोन घुमाया इंटरकॉम पे और कहा कि ऐसा है, कहीं जाना है, शेवरले गाड़ी निकलवा दीजिए। बात की बात में शेवरले विद ड्राइवर दरवाजे के सामने आके खड़ी हो गई। सुनील ने बड़े ध्यान से उधर इधर देखा कि कहना ही तो था, इतना डर रहे थे, मैं कह लेता हूँ चलो चला जाए। और जो भी है भाई बहन, जो भी उनके परिवार के भांजे भांजियाँ जो शास्त्री जी के थे, वो सब उस शेवरले गाड़ी को लेके जाने की योजना बनाने लगे। ड्राइवर ने कहा, कहाँ चलेंगे सर? सुनील ने कहा कि गाड़ी चलाना हम जानते हैं, चाबी हमें दीजिए, हम जाएंगे, खुद चलाएंगे। ड्राइवर को बड़ा संकोच होने लगा, लेकिन उनके आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो चुपचाप चाबी भी दे दी। अब ये निकले तो घूमते घुमाते समय का भान नहीं हुआ। लौटते करते घर में रात के बज गए 12। अब थोड़ी धुकधुकी बढ़ने लगी जब घर पास आने लगा। तो सुनील ने स्टीयरिंग उन्हीं के हाथ में था, तो उन्होंने कहा बड़े भाई से, इधर बान को बोलो सलाम वलाम ना ठोके, दरवाज़ा खोल दे, हम चुपचाप जाके धीरे से गाड़ी को गैराज में खड़े कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही किया गया और प्लान के अनुसार उन्होंने घर के पीछे से जो रसोई घर के पास दरवाज़ा था वहाँ से एंट्री ली कि चुपचाप पता ना चले। तो देखा उनकी माँ ललिता शास्त्री जी खाना लगा रही हैं। क्या माँ, किसका खाना लगा रही हो? तुम्हारी बाबूजी का।
बाबूजी अभी जगह है, अभी अभी आए हैं क्या? अच्छा अम्मा उनको मत बताना कि हम लोग इतनी देर से आए हैं। ललिता जी ने कहा झूठ तो मैं बोलूँगी भी, पूछेंगे तो वही बताऊँगी जो है, तुम जानते हो ये बात। चुपचाप दबे पाँव लड़के अपने अपने कमरों में गए, शयन कक्ष में आराम करने लगे। और सुबह अक्सर वो 6 बजे उठ जाया करते थे और पिताजी के चरण छूने जाते थे। 6:30 बजे तक जब वो नहीं उठे तो सुनील के दरवाजे पे दस्तक हुई। उन्होंने सोचा अटेंडेंट चाय लेके आया है और उन्होंने वहीं से कहा कि देखो हम रात को देर से आए थे, दरवाज़ा खटखटाओ मत, हम थोड़ी देर से उठेंगे, आ जाएंगे नीचे। थोड़ी देर बाद फिर से खटखट हुई। आपके तो जरा भुनभुनाते हुए सुनील उठे कि अब तो डांटते हैं इसको कि क्यों, जब मना कर दिया कि ना आए तो फिर खटखट कर। दरवाज़ा खोला तो सामने लाल बहादुर शास्त्री जी। बाबूजी को देख के तो ऐसी सिट्टी पिट्टी घूमें कि क्या कहें, मन करे कि ज़मीन जो है कहीं पे पिघल जाए और हम अंदर घुस जाए। बाबूजी ने कहा ऐसा है, तुमने कहा देर से आए थे, चलो नीचे पहुंचो, इकट्ठे चाय पीते हैं, कह के वो चले गए। सुनील आनंद फानंद में तैयार हुए, नीचे पहुंचे तो देखा बाकी भाई और बहन भी खड़े हुए हैं और हाथ बांध के सब खड़े हैं। समझ गए कि भाई अब तो जवाब देना पड़ेगा। शास्त्री जी ने बड़े संयत स्वर में उनसे कहा कि घूमने गए थे? जी जी घूमने गए थे, आ गए थे हम लोग रात को। ठीक है, गाड़ी बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, रामदेव को बुला के लाओ तो। रामदेव कौन? जो उस गाड़ी का ड्राइवर। सुनील दौड़े, रामदेव को बुला के लाए। उसके आते ही शास्त्री जी ने पूछा, रामदेव लॉग बुक मेंटेन करते हो क्या? तो रामदेव ने कहा जी हाँ बिल्कुल करता हूँ। अच्छा लेके आओ तो, कल कितनी किलोमीटर गाड़ी चली? रामदेव जी ने लॉग बुक खोली और बताया कि जी कल 14 किलोमीटर गाड़ी चली। अच्छा 14 किलोमीटर के आगे जो कॉलम है, कहाँ किस कार्य के लिए प्रयोग हुई, उसमें लिखो निजी प्रयोग। रामदेव जी ने लिख दिया। बड़ी नाटकीय स्थिति थी। और उसके बाद उन्होंने सुनील की तरफ वो खाते बुक कहा, आओ यहाँ साइन करो। सुनील ने साइन तो किया, मगर लौटते हुए बड़े विजयी मुस्कान से अपने भाई बहनों को, देखो भाई अब तो मिल गई ना, एक साइन ही तो करना है, उसके बाद शेवरले जब चाहे ले के जाएंगे। और बड़ी राहत से लगने लगी कि भाई डांटनी पड़ी, कुछ हुआ नहीं। शास्त्री जी ने कहा, सुनील अम्मा को बुला लाओ। अम्मा मतलब ललिता शास्त्री जी, उनकी पत्नी। सुनील को समझ में नहीं आया, लेकिन बुला के लाए। और बुला के लाने पर शास्त्री जी ने ललिता शास्त्री जी की तरफ घूम के कहा कि दोनों बच्चों ने, या तीनों जो भी बच्चे उनके साथ गए थे, उन्होंने 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से घर के खर्च में से जो पैसा बनता है सरकारी खजाने में जमा होगा, आप रामदेव को दे देना। ये सुनते ही सुनील, अनिल एकदम रोने लगे। मन खराब हो गया, ये क्या, अब अम्मा जो इतनी मुश्किल से घर चलाती हैं उनको ये भी मुआवजा देना पड़ेगा। वो इतने दुखी हुए। शास्त्री जी तो चले गए अपने ऑफिस, मगर सुनील, अनिल, इनको तो इतनी ग्लानि होने लगी कि हमने क्या किया। आप सोच ही सकते हैं इसके बाद कभी निजी प्रयोग के लिए शेवरले की गाड़ी इस्तेमाल की, वैसा हुआ नहीं। और क्योंकि जब फिएट भी खरीदी थी तो शास्त्री जी ने उन्हें कहा था कि देखो जब हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो तुम फिर से तांगे पर आ जाओगे। हालांकि वो नौबत नहीं आ पाई, उसके पहले फिएट आ चुकी थी। तो इस तरह के हमारे प्रधानमंत्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री जी। एक छोटी सी घटना और सुनाती। उसी समय बहुत अकाल कहें या खाद्यान्न की कमी की वजह से देश बड़ी ही मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा था और अमेरिका से 418 नंबर का PL 418 कहा जाता था, वो गेहूं का आयात होता था, भारी मात्रा में होता था कि खाद्यान्न की पूर्ति की जाए। तो उन्होंने S स्वामीनाथन जो सभी मिनिस्टर थे उनसे पूछा कि शास्त्री जी ने पूछा कि भाई देखो इसका कुछ हल तो होना चाहिए, कुछ ऐसा हल होना चाहिए कि ये देश अपनी समस्या को खुद ही हल कर सके, तो तुम कुछ बता सकते हो। सारी कैलकुलेशंस के बाद में स्वामीनाथन जी ने कहा कि देखिए अगर हमारे देश का हर व्यक्ति प्रति सप्ताह 1 जून के खाने में अनाज खाना बंद कर दे तो शायद हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। शास्त्री जी ने सुना और बहुत ध्यान से सुना। उस दिन रात के भोजन पे सभी को उन्होंने एक बात कही कि आज से लेके
कुछ दिन तक, जब तक मैं ना कहूँ, हम रात का भोजन नहीं करेंगे और इस व्रत में सब मेरा साथ देंगे। आलू खा लो या फल खा लो, जो भी मन करे, या कुछ और सब्जी खा लो, किंतु अनाज का त्याग हम करेंगे रात्रि के भोजन के लिए। सब सहमत है, उनकी बात से असहमत कौन होता। फिर उन्होंने सुनील की तरफ मुड़ के खास कहा, देखो तुम्हारे दोस्त बहुत हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि तुम यहाँ नहीं खा रहे हो और तुम बाहर कहीं कुछ भी खा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा, नहीं बाबूजी, हम जो आप कह रहे हैं आप बिल्कुल वचन देते हैं कि नहीं खाएंगे हम भी। 1 सप्ताह तक सारे परिवार ने रात का भोजन एक तरह से परित्याग किया। और जब 7 या 8 दिन हो गए तो एक दिन वही सुनील जी बताते हैं अपने संस्मरण में कि मैंने डरते डरते पूछा, बाबूजी ये कितने दिन, क्या मतलब रात का खाना बंद, अब हम लोग को रात का खाना नहीं मिला करेगा? तो शास्त्री जी ने स्वामीनाथन जी की बात को कोट किया, बताया कि ऐसा है, अपने पूरे परिवार को ये बात कहने से पहले मैं अपने छोटे परिवार, निजी परिवार में ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता था, ये प्रयोग करना चाहता था कि क्या ऐसा संभव है कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो व्रत रख लूँगा, लेकिन क्या मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरे और परिवार के सदस्य इसको मान के रख सकते हैं? और अब जो है मैं यही पूरी बात जो है देश के सामने प्रस्तुत करूँगा। शास्त्री जी ने प्रति सोमवार को रात्रि भोज में अनाज का बहिष्कार करना या अनाज को न खाने के लिए अपील की, और आप इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए उसका आयात पर क्या असर पड़ा। ये 3 संस्मरण वो क्या बताते हैं? ये 3 संस्मरण आपको बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि इतने प्रभावी, इतने प्रभुत्व वाले स्थान पर बैठकर भी अपने आप को कितना सादा रख सकते थे, कितना संभव लगता है। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था, और आप जानते हैं आज किसान का जो सम्मान है, जो हम जानते हैं और जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, उनको सम्मान करना किसने सिखाया था? शास्त्री जी ने। एक छोटी सी और बात मुझे याद आती है, वो ये कि अपने उनके जो टेबल थी जहाँ पे वो कार्य करते हैं, वहाँ पर एक प्रेरक वाक्य लिखा हुआ था, नानक नन्हे ही रहो जैसी नन्ही दूब, नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, और रूख सूख जाएगा दूब खूब की खूब। तो सुनील बताते हैं कि मैंने पिताजी से पूछा कि इसका अर्थ क्या है, ये जो आप बता रहे हैं इसका अर्थ क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। और शास्त्री जी ने बड़े प्यार से उन्हें बताया कि गुरुदेव नानक कहते हैं कि तुम दूब की तरह रहो, दूब यानी घास, दूब की तरह रहो, सरल, छोटे, साधारण, मगर जिस समय इस पूरा बगीचा किसी के फूल कुम्हलाने पर, कोई बहार आने पर सब कुछ सूख जाएगा, दूब वहीं की वहीं रहेगी। अपने मन में इतनी सादगी रखो। और एक बात उन्होंने इसी में जोड़ी कि ताजमहल को देखने कितने लोग आते हैं? तो उनके बच्चों ने कहा कि बहुत लोग आते हैं। एक समय आएगा बेटा जिस समय ये ताजमहल भी खंडर हो जाएगा, लेकिन वो जो नींव है उसको देखने तब भी लोग आएंगे। तुमने बनना है तो इस देश की नींव बनो। मुझे ये बातें सुनकर, पढ़कर इतना अच्छा लगा और इतनी मन में दृढ़ विश्वास जम गया कि हमारे नेता अपनी सादगी की मिसाल जब हमारे सामने रखते हैं तो क्या है जो भारत को हजारों सालों से भी अक्षुण्ण रखे हुए हैं। वो यही जीवन मूल्य तो हैं जो शास्त्री जी ने अपने जीवन में, अपने वर्चस्व में, अपने वक्तव्य में हमेशा बयान किए। यही वो प्रधानमंत्री हैं जिनके आगे देश सिर झुकाता है, क्योंकि शायद उनकी मृत्यु के जो रहस्य हैं और जिस मृत्यु के रहस्य के समय जो हमें करना चाहिए था शायद हमने नहीं किया, वो एक ऐसी पीड़ाजनक स्थिति है। या जब भी आप पढ़ते हैं, जानते हैं, तो मन में वही कई सवाल आते हैं, मगर ये याद रखें कि उनके बताए रास्ते पर चलें तो शायद शास्त्री जी वहाँ भी मुस्कुराएंगे और कहेंगे, जय जवान जय किसान, मेरा भारत महान। धन्यवाद।